एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीपी बायोलॉजी पॉइंट पर। आज हमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम क्या है भी शैलघनता। और शैलघनता एक ऐसा टॉपिक है भी जो कंपटीशन की दृष्टि से देख लो, चाहे चाहे बीएससी का पार्ट हो, चाहे हो 12वीं का या 12th का, चाहे आरबीएससी हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एनसीईआरटी, सबके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं भी सहलगनता के बारे में। क्या होती है भी सहलगनता, देखते हैं भी सहलगनता या लिंकेज क्या। इसको हिंदी में तो सहलगनता बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है जुड़े हुए या लिंक दे। ठीक है, अब देखो भी सहलगनता क्या है। हमने पीछे वाले वीडियो में ये देखा था भी कि सहलगनता क्या है भी स्वतंत्र अपव्ययन का अपवाद है। स्वतंत्र अपव्ययन का नियम जो द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है। स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित। और मेंडल के वंशागति के नियमों का जो तीसरा नियम है वो कौन सा है? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। इस नियम का अपवाद होती है क्या भी? सहलगनता। सहलगनता। ठीक है, अब देखो ये होती क्या है, इसकी हम डेफिनेशन देखें। इसका मतलब क्या होता है, इसका सामान्य अर्थ क्या होता है भी कि अब देखो लक्षणों का सामूहिक या सम्मिलित रूप से वंशागत होना क्या कहलाती है? सहलगनता। यानी लक्षणों का सामूहिक या सम्मिलित रूप से वंशागत होना क्या कहलाती है? सहलगनता। इसी प्रकार हम देखें भी पैतृक लक्षणों का संतान में साथ साथ वंशागत होना, इसे भी हम क्या कह सकते हैं भी? सहलगनता। पैतृक लक्षणों का संतान में साथ साथ वंशागत होना क्या कहलाती है? सहलगनता या लिंकेज। या लक्षणों का सामूहिक रूप से वंशागत होना क्या कहलाती है? सहलगनता। अब यहाँ बात हम कर रहे हैं भी लक्षणों की, किसकी? चाहे लक्षण हो पैतृक चाहे और कोई। अब ये लक्षण है वो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? यानी माता पिता की जो लक्षण है संतान में किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो वो काम किसका है? जीन का। किसका? जीन का। तो याद रखना भी सहलगनता कौन से जीनों के द्वारा होती है? सहलगन जीनों के द्वारा, यानी लिंक्ड जीन। किसके द्वारा? लिंक्ड जीन या सहलगन जीनों के द्वारा। अब याद रखना कि जो सहलगन जीन होते हैं, यानी हम देखें परिभाषा, एक ही गुणसूत्र पर स्थित वे जीन जो साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या रखते हैं? प्रवृत्ति। वो जीन क्या कहलाते हैं? वो जीन कहलाते हैं सहलगन जीन। क्या कहलाते हैं? सहलगन जीन, या इनको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन। यानी एक ही गुणसूत्र पर स्थित वे जीन जो साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति रखते हैं या साथ साथ वंशागत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सहलगन जीन कहलाते हैं। और इन जीनों की या सहलगन जीनों की साथ साथ वंशागत होने की जो क्रिया है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे भी सहलगनता। क्या कहेंगे? सहलगनता। ठीक है, हमने समझा भी सहलगन जीन। अब बात समझने वाली क्या है भी, जो सहलगन जीन है या हम बात करें भी सहलगनता से संबंधित जो जीन है वो क्या है भी? एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है भी। अब देखा हमने भी कि सहलगनता से संबंधित जो जीन है वो तो एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं भी। अब सहलगनता किसका अपवाद है? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम है उसका क्या है? अपवाद है। अब देखो स्वतंत्र अपव्ययन के नियम में हमने क्या पढ़ा था भी
कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण करवाया जाता है तो सभी जीन के भी स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से वंशागत। और F2PD में हमने क्या भी नए संयोजन प्राप्त किए थे। क्या प्राप्त किए थे? नए संयोजन। और वहां पे नए संयोजन प्राप्त करने की जो क्रिया है वो पुनर्योजन होती है। क्या होती है? पुनर्योजन। तो हम कहें भी कि संलग्नता से संबंधित जितने जीन है वो क्या भी एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, लेकिन स्वतंत्र अपव्यय से संबंधित जितने भी जीन है वो क्या है भी वो पाए जाते हैं अलग अलग गुणसूत्रों पर। ये बात भी हम नोट कर सकते हैं भी। जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन से संबंधित जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ये बात गौर करने वाली है कि संलग्नता और स्वतंत्र अपव्यय का नियम दोनों के एक दूसरे के विपरीत है। दोनों के एक दूसरे के विपरीत। जो संलग्नता है उससे संबंधित संलग्न जीन है वो तो एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इससे संबंधित जो जीन है वो क्या भी अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। इसी कारण के भी उससे नए संयोजन प्राप्त होते हैं, या फिर वो अलग अलग क्या होते हैं वंशागत, या स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं वंशागत में, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट बातें सारी जितनी बताई है। उसके बाद हम देखेंगे भी, उसके बाद हम देखते हैं भी कि सहलग्नता स्वतंत्र अपव्यय का नियम है, उसका अपवाद क्यों है, ये किसने बताया था भी। ये सर्वप्रथम संलग्नता के बारे में जो सिद्धांत दिया था सर्वप्रथम वो दिया था बेटसन व पुनेट ने। किसने? बेटसन व पुनेट ने। लेकिन वो उस टाइम के भी संलग्नता के बारे में न तो उसका नाम बता पाया था, न ही उसके बारे में कुछ जानकारी थी। लेकिन उसके द्वारा जो प्रयोग किया गया था या उसके द्वारा जो बताया गया था या जानकारी दी गई थी उसका बाद में क्या भी संलग्नता, जब संलग्नता की खोज की थी T.H. मॉर्गन ने, तो बेटसन व पुनेट के जो निष्कर्ष थे उनको T.H. मॉर्गन ने क्या माना था भी, आधार माना था किसका? संलग्नता का। तो यहां मैं लिख रहा हूं भी संलग्नता का आधार है किसके द्वारा दिया गया भी, आधार या हम कहें भी सिद्धांत है, वो दिया गया किसके द्वारा? बेटसन व पुनेट के द्वारा। हालांकि ये बात अलग है कि भी बेटसन व पुनेट ने संलग्नता के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन इन्होंने जो प्रयोग किया था वो बाद में क्या भी संलग्नता की खोज में क्या साबित हुए थे भी, वो महत्वपूर्ण साबित हुए थे। बेटसन व पुनेट ने किस पर प्रयोग किया था? मीठी मटर पर। किस पर? मीठी मटर का पादप जिसका नाम होता है लेथाइरस ओटोरेडस, ये नाम है किसका भी? मीठी मटर का। इसके ऊपर बेटसन व पुनेट ने मीठी मटर के पादप पर द्विसंकर संकरण का प्रयोग किया था और ये सिद्ध किया था भी कि जो मीठी मटर का पादप है उसमें जो द्विसंकर संकरण है उसमें स्वतंत्र अपव्यय के नियम का पालन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? स्वतंत्र अपव्यय के नियम का पालन नहीं होता है। वहां पे इसने क्या देखा भी, जब इसने क्या करवाया भी, द्विसंकर संकरण करवाया दो जोड़ी लक्षणों के मध्य, तो वहां पे क्या भी नए संयोजन कम प्राप्त हुए और पैतृक संयोजन क्या प्राप्त हुए भी, अधिक मात्रा में प्राप्त हुए थे भी। यानी पैतृक संयोजनों का प्राप्त होने का जो अनुपात था वो बहुत ही अधिक था भी, किसकी बजाय नए संयोजनों के या पुनर्योजनों के, ठीक है। तो इसने किस पर प्रयोग किया? मीठी मटर या लेथाइरस ओटोरेडस। इसने जब प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला वो आगे हम डिटेल में करेंगे भी। निष्कर्ष के बाद इसने क्या बताया भी कि दो क्रियाएं होती है भी, एक तो युग्मन होता है और एक होता है प्रतिकर्षण। तो याद रखना भी, जो बेटसन व पुनेट ने मीठी मटर पर प्रयोग किया था या सिद्धांत दिया था प्रयोग करने के बाद, वो कौन सा था? युग्मन प्रतिकर्षण का सिद्धांत। कौन सा? युग्मन प्रतिकर्षण का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के माध्यम से
इन्होंने क्या बताया कि मीठी मटर में दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का पालन नहीं करते। और इन्होंने क्या बताया भी कि दो क्रियाएं होती है, एक तो युग्मन होता है, एक ही प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो ये आगे हम पढ़ेंगे युग्मन कैसे बताया, प्रतिकर्षण कैसे बताया, पूरी डिटेल में हम इसकी वही जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन याद रखना है कि बेटसन व पुनेट ने मीठी मटर के पादप पर या लेथाइरस ओटोरेटस के पादप पर प्रयोग करके ये सिद्ध कर दिया कि जब द्विसंकर संकरण या दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो वहां पे किसका पालन नहीं होता है, स्वतंत्र अपव्यय के नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें भी एक हमने ये बताया भी सहलगनता से संबंधित जीन है वो एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, एक ही गुणसूत्र पर। और एक शब्द आता है भी जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है भी, लोकस क्या होता है, लोकस। ये लोकस क्या होता है, ये लोकस होता है भी गुणसूत्र पर आपको पता है जीन के भी रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। ये देखो, ये कोई भी गुणसूत्र है, इस पर जीन के भी रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। अब कहने का मतलब गुणसूत्र पर जीन जिस बिंदु या जिस स्थान पर स्थित होता है उस स्थान को क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकस। ठीक है, तो याद रखना भी कि सहलगनता से संबंधित जितने जीन होते हैं वो लोकेटेड होते हैं किस पर, एक ही गुणसूत्र पर। क्या होते हैं, एक ही सिंगल गुणसूत्र पर। ठीक है, जबकि स्वतंत्र अपव्यय के नियम से संबंधित जो जीन होते हैं वो अलग अलग या पृथक पृथक जीन पर स्थित होते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और है भी, एक पॉइंट क्या आता है भी, कंपटीशन में पूछा जाता है भी कि सहलगनता किसका कारण है भी, पैतृक लक्षणों के साथ साथ वंशागत होने का। प्रश्न आ जाएगा पैतृक संयोजनों का साथ साथ वंशागत होना किसके कारण होता है, सहलगनता के कारण। किसके कारण है, सहलगनता के कारण। जबकि नए संयोजनों का प्राप्त होना या हम इसको कहे पुनर्योजन। क्या कहें, पुनर्योजन। ये दोनों क्रियाएं हैं, इनके लिए कारण क्या होता है भी, या नए संयोजन प्राप्त होने का या पुनर्योजन का कारण क्या होता है, वो होता है जीन विनिमय। क्या होता है, जीन विनिमय। ये प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि संतानों में पैतृक लक्षणों का प्राप्त होना क्या कहलाता है, सहलगनता। क्या कहलाता है, सहलगनता। जबकि नए संयोजनों का प्राप्त होना पुनर्योजन कहलाता है। और पुनर्योजन का कारण क्या होता है, पुनर्योजन का कारण होता है जीन विनिमय, या इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। जो कब होता है, जो आपने पढ़ा है भी पहले, मियोसिस की यानी मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसकी एक उप प्रावस्था होती है पैकिटिन। और पैकिटिन में कौन सी क्रिया होती है, पैकिटिन उप प्रावस्था में जीन विनिमय क्रिया होती है जहां पे समजात गुणसूत्रों खंडों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो उसके कारण के भी नए संयोजन प्राप्त होते हैं। यानी प्रश्न ये आते हैं भी पैतृक लक्षणों के साथ साथ वंशागत होने का कारण क्या है, सहलगनता। जबकि नए संयोजनों का प्राप्त होना या पुनर्योजन का कारण क्या है, जीन विनिमय। ठीक है, आइए इतनी बात समझ में, आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं भी कि सहलगन जीन होते हैं, सहलगन जीन परिभाषा आपको बता देंगे। तो एक शब्द आता है सहलगन समूह, पहले ये जान लेते हैं। सहलगन जीन तो आपको पता चल गया, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन जो साथ साथ वंशागत होते हैं या होने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, सहलगन जीन। लेकिन हम बात करें सहलगन समूह की, किसकी, सहलगन समूह की। सहलगन समूह क्या होता है, एक सिंगल गुणसूत्र पर स्थित सारे जीन जो साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति रखते हैं उन गुणसूत्रों उन जीनों का जो समूह होता है। कहने का मतलब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, कोई भी गुणसूत्र है ये, इस पर क्या है,
ये जीन है भी रेखीय क्रम में, और इन जीनों की प्रवृत्ति क्या है भी साथ साथ है वंशागत होने की, यानी प्रत्येक जीन क्या है सहलगन। अब इनका जो समूह है पूरा का पूरा वो क्या कहलाता है सहलगन समूह। क्या कहलाता है सहलगन समूह भी, यानी एक ही गुणसूत्र पर स्थित सहलगन जीनों के समूह को क्या कहते हैं भी सहलगन समूह। अब यहाँ पे प्रश्न क्या आता है, कंपटीशन में प्रश्न या नीट का एग्जाम है उसमें प्रश्न आया हुआ है या पूछा जाता है, क्या आता है भी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीवों में सहलगन समूहों की संख्या कितनी होती है, सहलगन समूहों की संख्या कितनी होती है। तो हम बात कर रहे हैं भी पहले यूकैरियोटिक सेल की, किसकी यूकैरियोटिक जीव में सहलगन समूह जीव में उपस्थित अगुणित गुणसूत्रों के बराबर होते हैं, यानी जितनी संख्या अगुणित गुणसूत्रों की होती है के बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब है यूकैरियोटिक सेल में सहलगन समूहों की संख्या कितनी हो सकती है भी कि जितने अगुणित गुणसूत्र होते हैं उतने के भी सहलगन समूह होते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देखें भी मटर का प्लांट है पाइसम स्टाइवम उद्यान का मटर, जिसमें टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं 14, और ये क्या भी 2n या द्विगुणित। इसका अगुणित क्या बनेगा भी, इसका n बनेगा कितना 7, कितना बनेगा 7। तो 7 अगुणित गुणसूत्रों की संख्या है, तो इसमें सहलगन समूहों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं सहलगन समूहों की संख्या, सहलगन समूह वो भी कितने होंगे 7 होंगे। तो आपको याद रखना है यूकैरियोटिक जीवों में सहलगन समूहों की जो संख्या है वो उसमें उपस्थित अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो ये बात करते हैं भी, ये तो मटर की होगी। मनुष्य में हम देखें तो कितना होता है, मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, ये 2n होते हैं, n का मान यहाँ पे 23 होता है, कितना आधा। ठीक है, और तो सहलगन समूह कितना होगा भी अगुणित गुणसूत्र संख्या यानी 23 से होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं भी हम, ड्रोसोफिला ये फल मक्खी क्या है, इसमें टोटल गुणसूत्र 8 होते हैं, कितने 8, जबकि अगुणित गुणसूत्र कितने होते हैं 4। सहलगन समूह कितना होंगे 4, कितने 4। तो ये यूकैरियोटिक जीवों में सहलगन समूह ज्ञात करने हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें हमें क्या ज्ञात करने होंगे भी, पहले अगुणित गुणसूत्र कितने होते हैं, और जितने अगुणित गुणसूत्र होते हैं उतने ही क्या होते हैं सहलगन समूह होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं भी जो सहलगन जीन है उस पर गुणसूत्र की जो व्यवस्था होती है वो कैसे होती है। यानी हम बात करें गुणसूत्र पर सहलगन जीनों की व्यवस्था, गुणसूत्र पर सहलगन जीनों की व्यवस्था ये होती है भी 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। यानी सहलगन एक गुणसूत्र पर जितने जो सहलगन जीन होते हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, वो 2 प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। इसमें पहली व्यवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं सिस व्यवस्था, सिस व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था होती है वो कौन सी होती है, वो होती है ट्रांस, या जिसको बोलते हैं हम ट्रांस या व्यवस्था। यानी प्रश्न आता है कि गुणसूत्र पर सहलगन जीन है वो कितने प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं, भी व्यवस्था कितने प्रकार की हो सकती है, वो होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहली है सहलगन जीनों की व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं सिस व्यवस्था, और दूसरी है ट्रांस व्यवस्था। सिस में क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं सिस। इस सिस में क्या होगा, सिस में व्यवस्था कैसी होगी भी, इसमें मैं लिख रहा हूं भी 2 प्रभावी जीन एक गुणसूत्र पर
तथा दो अप्रभावी जीन दूसरे गुणसूत्र पर। जब दो प्रभावी जीन एक गुणसूत्र पर तथा दो अप्रभावी जीन दूसरे गुणसूत्र पर स्थित हो तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? सिस व्यवस्था। क्या कहते हैं? सिस। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं भी, ये कोई एक गुणसूत्र है, ये दो प्रभावी जीन है, ठीक है। इसी प्रकार ये दूसरा गुणसूत्र है जिस पर क्या है भी, ये अप्रभावी गुणसूत्र है, ये अप्रभावी। यानी जब एक गुणसूत्र पर तो दोनों क्या हो? प्रभावी जीन, और दूसरे गुणसूत्र पर क्या हो? अप्रभावी जीन। क्या हो? अप्रभावी जीन। इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? सिस, या क्या बोलते हैं? सिस व्यवस्था। क्या बोलते हैं? सिस व्यवस्था। जबकि ट्रांस व्यवस्था में क्या होता है? ट्रांस व्यवस्था में देखो भी, एक गुणसूत्र पर एक प्रभावी व एक अप्रभावी, एक प्रभावी व एक अप्रभावी जीन। जबकि दूसरे गुणसूत्र पर भी क्या? दूसरे गुणसूत्र पर भी एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। यानी कहने का मतलब है, दो गुणसूत्र होते हैं, दोनों पर एक प्रभावी होगा, एक ही अप्रभावी होगा। यानी एक प्रभावी और एक अप्रभावी तो पहले गुणसूत्र पर है, इसी प्रकार दूसरे गुणसूत्र पर दूसरा प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। जैसे यहाँ पे कैसे होगा भी, ये एक गुणसूत्र है, इस पे एक प्रभावी है, ये देखो, दूसरा अप्रभावी। इसी प्रकार इसकी बात करें हम, इसमें देखो ये वाला, इसमें एक अप्रभावी है, दूसरा क्या है? प्रभावी है। इस प्रकार की व्यवस्था। इसमें एक जीन, एक गुणसूत्र पर दोनों प्रभावी होते हैं, दूसरे पर दोनों अप्रभावी होते हैं। जबकि इसमें क्या होगा? दो गुणसूत्र है, दोनों पर एक प्रभावी होगा, एक अप्रभावी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस व्यवस्था। क्या बोलते हैं? ट्रांस व्यवस्था। अब इसमें कितने प्रकार की युग्मक बनेंगे भी? दो प्रकार के। कितने? दो प्रकार की युग्मक बनेंगे इसमें। कौन कौन से? एक तो बनेगा AB वाला, ये वाला, ये वाला, और एक बनेगा AB वाला, ये वाला, ठीक है। इसमें भी कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? दो प्रकार के। कौन से? एक तो AB वाला और एक AB वाला, ठीक है। इसमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, जबकि इसमें भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, ठीक है। याद रखना है कि सिस व्यवस्था में एक गुणसूत्र पर दोनों प्रभावी होंगे, एक गुणसूत्र पर दोनों अप्रभावी। जबकि इसमें क्या होगा? एक गुणसूत्र पर एक प्रभावी, एक अप्रभावी, ठीक है। समझ में आया होगा सिस और ट्रांस। अब आगे करते हैं भी। अब एक बात और ध्यान रखना कि जो सिस व्यवस्था होती है, इसको हम वास्तविक व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक। जबकि ये वास्तविक नहीं होती। ये क्या नहीं होती? वास्तविक नहीं होती। ये तो वास्तविक होती है, जबकि ये वास्तविक नहीं होती है। आगे देखते हैं क्या। आगे हम देखते हैं कि बेटसन व पुनेट ने जो प्रयोग किए थे अपने, वो किस प्रकार किए थे भी, आपको ये बताया भी। बेटसन व पुनेट ने किस पर प्रयोग किए थे भी? बेटसन व पुनेट ने, बेटसन व पुनेट ने अपने प्रयोग किए थे, वो किस पर किए थे? मीठे मटर या लेथाइरस ओटोरेडस पर, ठीक है। लेथाइरस से ओटोरेडस। अब मीठी मटर पर दो प्रकार के प्रयोग किए थे इसने। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। दोनों प्रयोगों में अलग अलग व्यवस्था ली थी भी। कौन कौन सी आपको अभी बताइए भी। कौन सी? पहले प्रयोग में ली थी कौन सी? सिस व्यवस्था। जबकि दूसरे प्रयोग में कौन सी ली थी? ट्रांस व्यवस्था। कौन सी? ट्रांस व्यवस्था।
अब शीर्ष व्यवस्था में आपको बताया गई कि दोनों अप्रभावी एक ही गुणसूत्र पर होते हैं, जबकि दोनों अप्रभावी एक गुणसूत्र पर होते हैं। तो यहाँ पे हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स एक प्रकार के गुणसूत्री माने, हम युग्मक माने भी, ठीक है। तो देखो यानी उन्होंने प्रयोग किया था, वो कैसे किया था? भी प्रयोग किया था लंबे परागकण, और एक लिया था भी कौन सा? आर रेड या नीला, ऐसे लिया था। देखो बी बी और एल एल, ये एक दो जोड़ी है, सॉरी एक जोड़ी। इसी प्रकार इसमें देखो दूसरा लिया था कौन सा? बी बी एल एल। यानी पहले प्रयोग में इसने क्या किया? पहले प्रयोग में इसने ये देखो प्रभावी है, ये अप्रभावी है, यानी इसको हम लिखते हैं ब्लू। क्या लिखते हैं? ब्लू या नीला। इसको हम लिखते हैं लॉन्ग या पोलन ग्रेन। यानी नीले और लंबे परागकण वाले पादप का संकरण करवाया किसके साथ? ये वाले कौन से थे? ये वाले, ये थे भी रेड, और इसको हम बोलते हैं राउंड यानी गोल पोलन ग्रेन। यानी इसमें जो प्रयोग किया था वो किया था नीले व लंबे परागकण वाले पादप का संकरण करवाया लाल व गोल परागकण वाले पादप के साथ, लाल व गोल परागकण वाले पादप के साथ, ठीक है। अब देखो ये पेरेंट्स है भी, आपने देखा दोनों प्रभावी एक गुणसूत्र पर है यहाँ पे, या एक पेरेंट्स में है, जबकि दूसरे अप्रभावी के दोनों एक पेरेंट्स में, अलग अलग है ना। तो उसको हम बोलते हैं शीर्ष व्यवस्था। क्या बोलते हैं? शीर्ष व्यवस्था। अब इनके युग्मक बनाओ भी, युग्मक बनाए गैमेट, तो कैसे बनेंगे? इसका बी बनेगा और एल बनेगा, इसका क्या बनेगा? बी और एल। अब दोनों के बीच में क्या करवाया? संकरण, और क्या प्राप्त किए? F1PD। कौन सी? F1PD। तो F1PD में किस प्रकार के पादप प्राप्त हुए? बी, ये वाले बी बी एल एल, ये विषम युग्मज। और विषम युग्मज किस प्रकार के पादप थे? सारे ये थे भी, ये संकरे नीले व लंबे परागकण वाले। यानी संकर नीले व लंबे परागकण वाले पादप क्यों प्राप्त? क्योंकि नीला रंग है वो लाल पर प्रभावी है, जबकि लंबा परागकण है वो गोल परागकण पर क्या है? प्रभावी है। तो F1PD में सारे पादप प्राप्त हुए संकर नीले व लंबे परागकण वाले पादप। अब इनका परीक्षणार्थ संकरण यानी TCT करवाया गया, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था TCT क्या होता है, ठीक है। यानी इनका TCT करवाकर इनका F2PD का TCT अनुपात ज्ञात किया। तो वो क्या है भी, जो स्वतंत्र व्यापीवन का नियम है उसमें जो अनुपात आया था, या द्विसंकर संकरण का जो अनुपात आया था उसके अनुरूप नहीं है। कैसे? देखो भी, ये F1 जनरेशन है, और F1 जनरेशन के पादपों का पुनः संकरण करवाया किसके लिए? TCT के लिए, अप्रभावी के साथ। किसके साथ? अप्रभावी, इसके साथ। तो देखो कैसे होता है, यहाँ देखो भी, ये इसके युग्मक बनाओ भी। आपको युग्मक बनाने का तरीका बताया हुआ भी कि कोई भी युग्म विकल्पी है उसमें युग्मक बनाते समय में क्या देखना है भी कि उसमें कितने विषम युग्मजी है। तो विषम युग्मजी जितने होंगे उसको 2 से गुणा कर दो, और जितना आएगा उतना क्या युग्मक बनेंगे। इसमें देखो ये भी विषम युग्मजी है, ये भी क्या है? विषम युग्मजी। अब दोनों को 2 से गुणा करो तो 4 बनेंगे। कितने? 4। कौन कौन से? एक तो देखो ये बनेगा बड़ा बी बड़ा एल, दूसरा बनेगा बड़ा बी छोटा एल, तीसरा क्या बनेगा? छोटा बी बड़ा एल, छोटा बी छोटा एल, ठीक है। अब इनका तो क्या है भी, दोनों सेम ही है, तो क्या बनेगा? एक ही बनेगा, बी एल, ठीक है। अब देखो इनका संकरण करवाओ फिर, बी बी, हम यहाँ पे क्या करवाएं? संकरण। तो संकरण करवाने के बाद किस प्रकार के पादप प्राप्त होंगे? बी बी एल एल। इसी प्रकार इसका करवाओ, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल एल स्मॉल एल। इसी प्रकार इसका करवा दो, स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। 4 नंबर अंत में क्या प्राप्त होगा? स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल।
ये पादप प्राप्त हुई। जब इनका अनुपात देखा निकाल कर, या द्विसंकर संकरण का जो अनुपात आया था वो कितना आया था, इसमें आया था अभी 7:1:1:7, ये आया था अभी। अब द्विसंकर संकरण का हमने टीसीटी पिछले लेक्चर में किया था, उसका अनुपात कितना था अभी, 1:1:1:1 था अभी। अगर द्विसंकर संकरण का पालन करता या स्वतंत्र अपव्यय के नियम का इसमें पालन होता ना, तो क्या प्राप्त होता भी, ये अनुपात प्राप्त होता। लेकिन यहाँ पे क्या भी ये अनुपात क्यों आया है, क्योंकि ये देखो ये पादप कौन से प्रकार के, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये है आपका नीला और लंबे परागकण वाला, जबकि ये अंत में क्या है, ये लाल और गोल परागकण वाला। यानी ये वाले पादप और ये वाले पादप जो आपने शुरू में लिए थे, यानी ये पैतृक लक्षण है, क्या है, पैतृक पादप, यानी पैतृक संयोजन। तो इसमें पैतृक संयोजनों का जो अनुपात है वो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है, ज्यादा। यानी F2PD में पैतृक संयोजन के भी ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। ज्यादा प्राप्त होने का इसने कारण क्या माना था भी, इसने कारण क्या माना था, इसने तो सहलगनता के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं था उस टाइम। सहलगनता के बारे में तो बाद में मॉर्गन ने आके बताया था, लेकिन इसने ये बात साबित कर दी थी कि जब दोनों प्रभावी जीन एक ही पैतृक या एक ही पेरेंट्स से प्रवेश करते हैं संतान में, जब दोनों प्रभावी जीन, यहां लिख रहा हूं मैं नीचे, इसका निष्कर्ष क्या निकला, या फिर कि जब दोनों प्रभावी जीन एक ही, कि जब दोनों प्रभावी जीन एक ही पेरेंट्स या जनक से संतान में प्रवेश करते हैं तो उनमें साथ साथ रहने की यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है या कोशिश करते हैं। इसको नाम क्या दिया भी, यानी जब दोनों प्रभावी जीन एक ही पेरेंट्स से संतान में प्रवेश करते हैं तो उनमें साथ साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसको इसने युग्मन कहा। क्या कहा, युग्मन। ठीक है, तो देखना भी, जब दोनों प्रभावी जीन एक पर है, दोनों अप्रभावी जीन एक पर है, संकरण करवाया F1PD का, द्विसंकर संकरण का, हमने क्या प्राप्त किया, क्रॉस टेस्ट करवाकर टीसीटी अनुपात, तो वो कितना प्राप्त हुआ, 7:1:7 प्राप्त हुआ। जबकि प्राप्त होना चाहिए कितना, 1:1:1:1 प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या भी जनकीय संयोगों का प्रतिशत ज्यादा प्राप्त हुआ, किसकी बजाय, ये तो जनकीय संयोग है, ये वाला जनकीय संयोजन या पेरेंटल, ठीक है, जबकि ये दो प्राप्त हुए कौन से देवी, पुनर्योजी, कौन से, नए प्राप्त होने का तो बहुत ही कम चांस है यहाँ, क्योंकि दोनों प्रभावी जीन के भी एक ही जीन से या एक ही गुणसूत्र से या एक ही पेरेंट से किस में प्रवेश करते हैं, संतान में, तो वो क्या भी साथ साथ ही क्या आगे वंशागत होते हैं, जिस क्रिया को बेटसन व पुनेट ने क्या नाम दिया था, अभी युग्मन नाम दिया था। यानी हमने पढ़ा युग्मन प्रतिकर्षण का जो सिद्धांत दिया था, उसमें युग्मन किसको कहा, कि जब दोनों प्रभावी जीन एक ही पेरेंट्स से संतान में प्रवेश करते हैं तो उनमें क्या भी साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो साथ साथ वंशागत होने की कोशिश करते हैं। इस क्रिया को इसने क्या कहा था, अभी युग्मन कहा था। आगे देखो अभी दूसरी व्यवस्था की बात हम करें, यानी ट्रांस व्यवस्था। कौन सी, ट्रांस व्यवस्था, और ट्रांस व्यवस्था में आपने पढ़ा भी कि एक गुणसूत्र पर एक प्रभावी होगा, दूसरा अप्रभावी होगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी इसके लिए भी मटर के पादप ने किस प्रकार का प्रयोग किया, इसने ये प्रयोग किया, देखो BBL, B तो प्रभावी है, यहाँ पे L के अप्रभावी, यानी एक पेरेंट्स में एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी। इसी प्रकार इसी दूसरे में एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी, सॉरी ये अप्रभावी है, ये क्या है, प्रभावी। ठीक है, तो अब इनका
यानी ये क्या है, देखो यहाँ पे ये है नीला, नीले व गोल परागकण वाला पादप। ये क्या है, ये है आपका कौन सा, लाल व लंबे परागकण। यानी आपने पढ़ा ट्रांस व्यवस्था में क्या होता है कि एक जीन पर, एक गुणसूत्र पर प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन दोनों क्या होते हैं, साथ साथ, या दोनों प्रभावी जीन क्या होते हैं, अलग अलग पेरेंट्स में होता है। एक तो ये रहा, एक ये रहा। जब दोनों प्रभावी जीन अलग अलग पेरेंट्स से में होते हैं तो उस व्यवस्था को हम कहते हैं ट्रांस व्यवस्था। क्या कहते हैं, ट्रांस व्यवस्था। करवा के देखो भी, युग्मक कैसे बनेंगे, ये तो पेरेंट्स हो गए, अब बनाएंगे गेमेट। तो इसका ये बनेगा बी, इसका ये बनेगा एल, इसका क्या बनेगा बी और एक एल। अब इनका संकरण करवाया इस प्रकार, तो देखो F1PD में वो पीछे वाले वो सेम ही पादप प्राप्त हुए इस प्रकार के। यानी ये तो क्या थे भी, F1PD में F1PD, ठीक है। इसमें जो पादप प्राप्त हुए किस प्रकार के, विषम युग्मजी। ये क्या है, बी और बी, तो इसको हम बोलेंगे भी नीला व लंबा परागकण। F1PD में सारे पादप संकर प्राप्त हुए किस प्रकार के, नीले व लंबे परागकण वाले परागकण, ठीक है। अब इनका वही बात है, अभी TCT करवा के देखा, तो TCT में क्या हुआ, अभी अप्रभावी के साथ क्रॉस करवाया इस प्रकार, बी बी एल और एल, दोनों अप्रभावी आने चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए, दोनों अप्रभावी। तो आप देखो करवा के, इसके युग्मक क्या बनेंगे भी, वो सेम ही 4 युग्मक बनेंगे, बी एल बी कैपिटल एल बी स्मॉल एल, ठीक है। तो इनका संकरण करवाया, ये तो सेम ही है, तो एक ही युग्मक बनेगा। ऐसी पादप प्राप्त हुई देखो, यानी इसका इसके साथ करवाया तो बी एल, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा बी एल एल, तीसरा बी बी एल और एल, चौथा बी बी एल एल। ये 4 प्रकार के पादप प्राप्त हुए। अब चारों का जो अनुपात इसमें देखा, यानी स्वतंत्र अपव्यय के नियम के अनुसार तो क्या आना चाहिए था, 1:1:1:1:1 आना चाहिए था। लेकिन कितना आया, ट्रांस व्यवस्था में कितना आया, 1:7:7:1 प्राप्त हुआ, 7:1 प्राप्त हुआ इसी, ठीक है। यहाँ भी क्या है, स्वतंत्र अपव्यय के नियम का पालन क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये पेरेंट्स है, नीले व गोल परागकण वाले और लाल व लंबे परागकण वाले। यहाँ देख लो, ये क्या है, 7:7 आए, ये देखो यहाँ पे ये ऐसे है क्या, ये क्या है नीला और ये क्या है गोल, जबकि ये क्या है देखो, ये यहाँ पे लाल और ये क्या है लंबे। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी जनिकीय संयोजनों का प्रतिशत भी ज्यादा प्राप्त हुआ है, कितना 7:7, यानी 16 टोटल पादप प्राप्त हुए, जिनमें 14 क्या प्राप्त हुए भी जनिकीय संयोजन, जबकि पुनर्संयोजी कितने प्राप्त हुए, पुनर्योजी बहुत ही कम मात्रा। तो कहने का मतलब है, जब ट्रांस व्यवस्था में क्या किया भी, जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण करवाकर उनका टेस्ट क्रॉस प्राप्त किया, तो उनका अनुपात 1:1:1 प्राप्त न होकर क्या प्राप्त हुआ, उनका अनुपात प्राप्त हुआ भी 1:7:7:1 प्राप्त हुआ, ठीक है। जो किसके अनुरूप नहीं था, वो जो स्वतंत्र अपव्यय के नियम के अनुरूप नहीं था। अब इसका क्या निष्कर्ष निकाला, इसका निष्कर्ष निकाला भी, निष्कर्ष क्या निकाला कि जब दोनों प्रभावी जीन, जब एक ये वाला दोनों प्रभावी जीन अलग अलग पेरेंट्स से संतान में प्रवेश करते हैं, तो उनमें अलग अलग वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या लिखेंगे, जब दोनों प्रभावी जीन अलग अलग पेरेंट्स या जनक से संतान
में प्रवेश करते हैं तो उनमें अलग अलग वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, यानी जब दोनों प्रभावी जीन अलग अलग पेरेंट्स से संतान में प्रवेश करते हैं तो उनमें अलग अलग वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसको बेटसन व पुनेट ने क्या कहा, प्रतिकर्षण। क्या कहा, प्रतिकर्षण। यानी पीछे वाले में हमने पढ़ा कि जब दोनों प्रभावी जीन एक ही पेरेंट्स से प्रवेश करते हैं तो उनमें साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसको तो युग्मन कहा था। लेकिन जब दोनों प्रभावी जीन अलग अलग पेरेंट्स से संतान में प्रवेश करते हैं तो उसको, यानी अलग अलग प्रवेश करेंगे तो अलग अलग वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसको प्रतिकर्षण कहा। क्या कहा, प्रतिकर्षण। यानी बेटसन व पुनेट ने युग्मन व प्रतिकर्षण का सिद्धांत दिया, जो बाद में क्या भी सहलगनता की खोज में महत्वपूर्ण साबित हुआ। इन्हीं दोनों शब्दों का प्रयोग करते हुए या उपयोग करते हुए टी.एच. मॉर्गन ने सहलगनता की अवधारणा प्रस्तुत की, जो आगे हमें करेंगे। ठीक है, आई होगी समझ में इतनी बात। बिल्कुल सिंपल है, अगर इसको ध्यान से हमें समझे तो। देखो भी आगे हम कर रहे हैं टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन एक नाम आता है टी.एच. मॉर्गन। इसने प्रयोग किया था किस पर भी, ड्रोसोफिला। किस पर है, ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला को क्या कहते हैं, फल मक्खी। ठीक है, अब देखो टी.एच. मॉर्गन ने सहलगनता नाम दिया। क्या नाम दिया भी, सहलगनता नाम किसके द्वारा दिया गया, टी.एच. मॉर्गन द्वारा। सहलगनता का नाम किसके द्वारा दिया गया, टी.एच. मॉर्गन द्वारा। अब सहलगनता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, सहलगनता की अवधारणा भी किसके द्वारा दी गई, टी.एच. मॉर्गन द्वारा। किसके द्वारा, टी.एच. मॉर्गन द्वारा। ठीक है, अब देखो टी.एच. मॉर्गन ने जो बेटसन व पुनेट का युग्मन प्रतिकर्षण सिद्धांत था उसका अध्ययन किया, और करने के बाद क्या बताया भी कि जो युग्मन व प्रतिकर्षण है वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। इन्होंने क्या बताया, सहलगनता की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए मॉर्गन ने क्या बताया कि युग्मन व प्रतिकर्षण है वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, और दोनों में क्या है, सहलगनता प्रदर्शित होती है। यानी जिनों में साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो देखें भी इसने सहलगनता का की अवधारणा देते हुए क्या बताया, देखो कि युग्मन, बेटसन व पुनेट के जो शब्द थे युग्मन व प्रतिकर्षण, इन दोनों को जोड़कर क्या बताया भी, सहलगनता। या क्या बताया कि युग्मन व प्रतिकर्षण, युग्मन व प्रतिकर्षण दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, और दोनों का मतलब एक ही होता है कि पेरेंट्स से लक्षण है वो संतान में साथ साथ वंशागत होते हैं, या जनकीय संयोजनों का प्रतिशत है वो क्या आता है, संतान में ज्यादा प्राप्त होता है। किसकी बजाय, पुनर्योजन की बजाय या नए संयोजनों की बजाय। ठीक है, अब देखो किस पर प्रयोग किया, यह याद रखना भी, ड्रोसोफिला। किस पर, फल मक्खी पर। सहलगनता का नाम भी किसके द्वारा दिया गया, टी.एच. मॉर्गन द्वारा। सहलगनता की अवधारणा भी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, मॉर्गन द्वारा। लेकिन किसका उपयोग किया गया इसमें, जो बेटसन व पुनेट का प्रयोग था या उसके जो निष्कर्ष थे
वो दो थे भी युग्मन और प्रतिकर्षण। इन दोनों का उपयोग किया किसमें भी, संलग्नता की अवधारणा प्रस्तुत करने में। अब इंपॉर्टेंट बात, संलग्नता होती है वो क्या बताया इसने कि एक गुणसूत्र पर स्थित सारे जीन क्या भी साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति रखते हैं। एक गुणसूत्र पर जितने जीन पाए जाते हैं वो साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसी को इसने क्या कहा था भी, संलग्नता। क्या कहा था, संलग्नता। ठीक है, और उन जीनों को क्या कहा जाता है, संलग्न जीन कहा। ठीक है, देखें भी आगे। इसके बाद देखो, इसके बाद हम देखेंगे कि संलग्नता होती है वो जो गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं किस क्रम में, रेखीय क्रम में, तो उनके बीच की दूरी होती है। यानी संलग्नता व्युत्क्रमानुपाती होती है वो जीनों की बीच की दूरी की। यानी निष्कर्ष क्या निकाला कि एक गुणसूत्र पर जितने जीन पाए जाते हैं उनके बीच की दूरी अगर ज्यादा होती है तो संलग्नता कम होती है, और उनके बीच की दूरी कम होती है तो संलग्नता क्या होती है, ज्यादा। जैसे यहाँ हमें उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं, भी एक गुणसूत्र है जिस पर जीन पाए जाते हैं रेखीय क्रम में। अब देखो, जो ए है और ए है, इनके बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है, और इनके बीच की दूरी ज्यादा होने के कारण इन दोनों में क्या है, संलग्नता कम होती है। क्या होती है, कम। लेकिन हम बात करें ए और बी की, इनके बीच की दूरी क्या है, कम है, तो दोनों में संलग्नता की दर क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा भी। इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार संलग्नता के द्वारा दूसरा क्या बताया गया भी कि जीन होते हैं वो गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। यानी संलग्नता की अवधारणा के द्वारा दो चीजें बताई गई कि संलग्नता है वो जीनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और गुणसूत्र होते हैं वो जीनों पर रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम देखें भी संलग्नता कितने प्रकार की होती है। संलग्नता कितने प्रकार की होती है, वो होती है दो प्रकार की। यानी संलग्नता के प्रकार, संलग्नता के प्रकार, संलग्नता होती है वो दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो प्रकार। कौन कौन सी, नंबर एक है कौन सी, पूर्ण संलग्नता, कंप्लीट लिंकेज। दूसरी है अपूर्ण संलग्नता। अपूर्ण संलग्नता। अब देखें पूर्ण का मतलब क्या होता है और अपूर्ण का मतलब क्या होता है। अब देखो भी पूर्ण में क्या होता है, इसमें संतानों में क्या है, संतानों में सारे जनकीय लक्षण प्रकट होते हैं। यानी पूर्ण संलग्नता में क्या है, जितनी संतानें होती है उनमें जनकीय लक्षण ही प्रकट होते हैं सारे के सारे। क्योंकि पूर्ण संलग्नता का मतलब है जितने जीन है वो साथ साथ क्या हो गए, माता पिता से संतान में क्या हो गए, वंशागत। इसी कारण जितने माता पिता के लक्षण थे वो क्या है, किसमें चले गए, संतान में। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें जनकीय लक्षणों के अतिरिक्त नए लक्षण भी या पुनर्योजी लक्षण भी प्रकटे होते। ठीक है, तो याद रखना इसमें जितने सारे लक्षण है वो क्या है, संतान के अंदर जनकीय संयोजन होंगे। इसमें जनकीय संयोजनों के अलावा कुछ क्या होंगे, वो नए संयोजन भी प्राप्त होंगे, यानी कुछ। अब ये देखो, ये क्या है, इसमें जो संलग्न जीन है, यानी इसमें ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें सहलग्न जीन दो या
2 से अधिक पीढ़ियों में लगातार 7 वंशागतें होते हैं, जबकि इसमें क्या है, ऐसा नहीं होता है। यानी 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों तक लक्षण वंशागतें नहीं होती। तीसरा है इसमें, इसका एक एग्जांपल, यानी ये रेयर ही मिलती है, पूर्ण सहलगनता के भी जीवों में रेयर ही मिलती है। आपको पता है भी, अगर पूर्ण सहलगनता अगर मिले तो क्या भी जीव लगभग क्या भी सारे एक जैसे होते हैं। आपको पता है भी सहलगन अगर एक पूर्ण सहलगनता यदि किसी जीव में उपस्थित हो जाए तो क्या भी माता पिता और जो संतान है वो सारी क्या हो जाती है, एक जैसी, यानी दिखने में क्या भी एक जैसी। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। यानी पूर्ण सहलगनता है वो रेयर ही मिलती है। इसका एक उदाहरण मिलता है नर ड्रोसोफिला में मुड़े हुए पंखों की वसाहत। मुड़े हुए पंख, ये किसका उदाहरण है, पूर्ण सहलगनता का। किसका, पूर्ण सहलगनता का। जबकि ये तो क्या होता है कि सभी जीवों में होती है, यानी सभी जीवों में होती है, जिससे क्या विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। यानी एक माता पिता की 2 संतानें कभी समान होती है क्या, नहीं होती। या जो संतान उत्पन्न होती है वो पूर्ण रूप से माता पिता की समान होती है क्या, नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उनमें पूर्ण सहलगनता की बजाय क्या होती है, अपूर्ण सहलगनता। ठीक है, तो ये था अपना भी आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो समझ में आया होगा आपके। अगर समझ में नहीं आया तो फिर वही बात कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो भी कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, उसको आगे वाले वीडियो में हम क्या करेंगे भी, या फिर पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या भी मैसेज कर सकते हो, जिसका सॉल्यूशन हम व्हाट्सएप पर